तो आज हम बात कर रहे हैं पैरामीशियम के ऊपर। और पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और इस ऑर्गेनिज्म की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये आपको स्लीपर एक तरीके से जो चप्पल होती है उस टाइप की एक तरीके से इसकी आपको एक शेप देखने को मिल रही है, फिक्स शेप आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले पैरामीशियम की स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। स्ट्रक्चर के साथ साथ में एक तरीके से पैरामीशियम के क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करते हैं। और एनिमल किंगडम के अंदर पैरामीशियम की पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, इसको हम डिटरमाइन हम करते हैं कि एक तरीके से आपका एनिमल किंगडम अपने आप में एक बहुत बड़ा किंगडम है और इसके अंदर आपका पैरामीशियम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और पैरामीशियम के क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो पैरामीशियम का जो फाइलम है वो है प्रोटोजोआ। पैरामीशियम शीलिएटा क्लास से बिलोंग करता है। पैरामीशियम का जो ऑर्डर है हाइमेनोस्टोमेटाफोरा एक तरीके से इसका ऑर्डर है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जीनस की। तो जीनस है हमारे पास पैरामीशियम। और यहाँ पे एक वेल नोन स्पीसीज आपको देखने को मिलती है ओडेटम, या हम यहाँ पे ओरेलिया स्पीसीज की हम बात करते हैं, यानी ओरेलिया या कोडेटम, इन दोनों स्पीसीज को लेके एक तरीके से हम यहाँ पे पैरामीशियम की स्टडी हम करते हैं। और पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये आप सभी जानते हो। ये एक फाइलम से बिलोंग कर रहा है जिसे हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। और यहाँ पे जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर में आपको कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स या संरचनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो उनके ऊपर हम वन बाय वन हम बात करते हैं। स्टोमेटिडा है बेटा ना, स्टोमेफोरा नहीं है, इसमें स्टोमेटिडा है ना। तो ये आपको एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑर्डर। ये जो टेक्सोनोमी वाला ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन एक तरीके से आपका रटने वाला एक तरीके से ज़्यादा है। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के नाम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, नेम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये जनरल हम लैंग्वेज में यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा एक तरीके से इनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है नामों में, और सिमिलर ही एक तरीके से अपेयर होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके सामने पैरामीशियम की। और पैरामीशियम की जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है वो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ये एक आपका ऑर्गेनिज्म है जिससे हम पैरामीशियम बोल रहे हैं। और इसकी बॉडी के ऊपर इस प्रकार से आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलती हैं। और इन स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे सीलिया हम कंसिडर करते हैं बेटा जी।
सीलिया के साथ साथ में यहाँ पे आपको कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल आपको देखने को मिलेगी। कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल के साथ साथ में यहाँ पे आपको इसमें फूड वेक्यूल देखने को मिलेगी। और यहाँ पे न्यूक्लियस में आपको डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पे दो न्यूक्लियस इसमें एग्जिस्ट करते हैं। एक आपका मैक्रो न्यूक्लियस होता है, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस यानी यहाँ पे आपको डाइमॉर्फिज्म देखने को मिल रही है न्यूक्लियस में। पैरामीशियम के केस में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही सेल में आपको न्यूक्लियस दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस। तो यहाँ पे इसी प्रकार से कुछ और स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे एक ब्रू लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है जिसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल के पीछे की साइड में यहाँ पे एक कॉल लाइक स्ट्रक्चर बन रही है जहाँ पे फूड वेक्यूल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं साइटोस्टोम। और यहाँ पे इसकी बॉडी पर एक साइटोफेग लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ से एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होता है ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करता है। साइटोफेग, तो साइटोफेग या साइटोस्टोम, तो साइटोस्टोम और साइटोफेग को आप माउथ और एनस से क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। यानी साइटोस्टोम पैरामीशियम में माउथ लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है और साइटोफेग पैरामीशियम में एनस लाइक स्ट्रक्चर को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे हमको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या देखने को मिला, हमको यहाँ पे न्यूक्लियस में डाइमॉर्फिज्म हमको देखने को मिली, यानी पैरामीशियम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक माइक्रो न्यूक्लियस है, एक मैक्रो न्यूक्लियस है, और इनके जो फंक्शन है वो भी एक तरीके से क्या है, डिफरेंट है। तो थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं, इसके हैबिट और हैबिटाट के ऊपर हम बात करते हैं, और इसी प्रकार से कुछ और जो जनरल पॉइंट्स इससे रिलेटेड हैं उन सभी को हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो अगर आपने ये डायग्राम बना लिया तो आगे बात करें बेटा जी, है ना। जैसे जब हमने अमीबा की हमने बात की या यूग्लिना की हमने बात की तो हमने कहा कि ये फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम होता है उसमें ये एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो पैरामीशियम भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये फ्री लिविंग भी है, यानी इसमें लोकोमोशन या मूवमेंट करने के लिए आपको स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही है जिसे हम बोलते हैं सीलिया। जैसे अमीबा के अंदर आपको सूडोपोडिया देखने को मिल रहे थे, सूडोपोडिया की हेल्प से वो क्या कर रहा था, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जा रहा था। इसी प्रकार से यूग्लिना के अंदर लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए आपको फ्लैजेला देखने को मिल रहे थे। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके सामने पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम में लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए आपको सीलिया देखने को मिलता है, यानी सीलिया की हेल्प से ये क्या कर सकता है, लोकोमोशन या मूवमेंट कर सकता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जा सकता है। फ्री स्विमिंग एक तरीके से ये कर सकता है ना। तो ये आपका फ्री स्विमिंग करने में केपेबल है। ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में एक तरीके से एग्जिस्ट करता है और इसकी नेचर एक तरीके से आपको क्या देखने को मिल रही है, सोलिटरी नेचर आपको इसकी देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने हैबिट और हैबिटाट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हैबिट एंड हैबिटाट, तो ये एक फ्रेश वाटर में सर्वाइवल करने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। इसकी नेचर फ्री लिविंग है। देखो जैसे अभी इसी के बाद एक तरीके से हम यहाँ पे एक फाइलम हम डिस्कस करेंगे।
जिसे हम बोलते हैं पोरीफेरा फाइलम। और पोरीफेरा फाइलम के जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं उनमें फ्रीली स्विम करने की एबिलिटी नहीं होती है ना। यानी उनकी जो नेचर होती है मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म की, वो होती है सेशाइल। सेशाइल का मतलब होता है कि एक फिक्स लोकेशन के ऊपर ही वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और वहीं से एक तरीके से अपनी सारी रिक्वायरमेंट को वो पूरा करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे पैरामीशियम की जब हम बात करते हैं तो ये फ्री लिविंग है, यानी ये मूवमेंट करने में कैपेबल है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक तरीके से ये पहुँच सकता है। इसकी नेचर हमको देखने को मिल रही है सॉलिटरी। देखो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ग्रुप में सर्वाइव करते हैं, ग्रुप में रहते हैं। जैसे आगे एक आप फाइलम डिस्कस करोगे सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा में जब हम ओबेलिया की बात करते हैं तो ओबेलिया कॉलोनी बना के रहता है ना। वहाँ पे बहुत सारी फॉर्म्स आपकी एक साथ सर्वाइव करती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आपके सामने पैरामीशियम की, यूग्लिना की, अमीबा की, तो ये सारे सोलिटरी नेचर शो करते हैं, यानी ये अकेले रहते हैं, यानी किसी के साथ में नहीं रहते हैं, समूह बना के नहीं रहते हैं, अकेले अकेले एक तरीके से अपनी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, चाहे शिकार करना हो या एक तरीके से अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ एक तरीके से इनको फुलफिल करनी हो, है ना। तो हैबिट और हैबिटाट के ऊपर हमने बात की है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी लोकोमोशन या मूवमेंट की। तो यहाँ पे पैरामीशियम में आपको स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, जिन्हें हम बोलते हैं सीलिया। अगर सीलिया और फ्लैजिला की हम स्ट्रक्चर देखें तो सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर आपको एग्जैक्ट सेम देखने को मिलती है। उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एकदम सेम है, लेकिन इनकी लेंथ में, इनके नंबर में, इनके फंक्शन में आपको क्या देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, वेरिएशन आपको देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है? तो जब हम फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो फ्लैजिला की आपको लेंथ ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन सीलिया की लेंथ आपको शॉर्ट देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला का नंबर एक ऑर्गेनिज्म में आपको हमेशा कम देखने को मिलेगा। जैसे अभी हमने आपके सामने यूग्लिना को हमने डिस्कस किया, तो यूग्लिना में फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट हो रही थी, तो वहाँ पे फ्लैजिला की जो लेंथ थी वो आपकी ज़्यादा थी, और उसका नंबर क्या था, सिर्फ एक ही था, और एक छोटा फ्लैजिला उसके साथ में और प्रेजेंट होता है, लेकिन नंबर में एक तरीके से आपको फ्लैजिला हमेशा कम देखने को मिलेंगी। और जब हम बात करेंगे सीलिया की, तो सीलिया का जो साइज है, जो लेंथ है, वो आपको शॉर्ट देखने को मिलेगी, लेकिन ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने आपके सामने पैरामीशियम की स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ की, उस पैरामीशियम की स्ट्रक्चर में आपको नंबर ऑफ सीलिया एक तरीके से उसकी जो पेलिकल है उससे बाहर एक तरीके से एक्सटेंड होते हुए आपको देखने को मिल रही थी, है ना। तो यहाँ पे सीलिया और फ्लैजिला के नंबर में, उनकी लेंथ में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस करते हैं तो वो आपकी एग्जैक्ट सेम है। यानी सीलिया और फ्लैजिला की जब हम टीएस कट करेंगे और उसकी इंटरनल अरेंजमेंट को जब हम डिस्कस करेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट सेम देखने को मिलेगा। एक आपको पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है, ये जो सीलिया है ये सिर्फ लोकोमोशन या मूवमेंट में ही हेल्प नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा भी ये बहुत सारी एक्टिविटीज़, जैसे जो फूड मॉलिक्यूल्स वगैरह है उनको ट्रैप करना है, या आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट को अगर हमें सेंस करना है, तो इस प्रकार के बहुत सारे फंक्शन आपके परफॉर्म कर रहे हैं ये सीलिया। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला एक तरीके से सिर्फ यहाँ पे लोकोमोशन और मूवमेंट में ही क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है ना। वहाँ पे आपको फंक्शन उसका क्या देखने को मिलेगा, फिक्स देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे सीलिया के थ्रू एक तरीके से आपको मूवमेंट देखने को मिल रही है, और सीलिया साइमल्टेनियसली मूवमेंट करते हैं, यानी एक साथ मूवमेंट करते हैं। एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर, एक
विशिष्ट दिशा में। अब ये पॉइंट आप समझ रहे हो, जैसे देखो आप एक नाव में बैठे हो, है ना, और नाव को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, लकड़ी के दो बड़े डंडे होते हैं, उनको हम यूज करते हैं, जिससे क्या करते हैं, पानी को हम पीछे धकेलते हैं और नाव आगे चलती है। अगर हमने दो पर्सन इस तरफ बिठा दिए, दो दो पर्सन हमने आगे की साइड में बिठा दिए, और दो तो उधर से एक तरीके से इसको धकेल रहे हैं और दो इधर से, तो नाव आगे खिसकेगी नहीं खिसकेगी, है ना, क्योंकि दोनों साइड से क्या हो रहा है, इक्वल ऑपोजिट फोर्स क्रिएट हो रहा है। अगर वो सारे कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक साथ एक ही दिशा में एक तरीके से उसको अगर धकेलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में वो आपकी नाव आगे खिसकेगी, है ना। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ सीढ़ियाँ हैं, अगर आधे सीढ़ियाँ एक डायरेक्शन में मूवमेंट करने लग जाए और आधे दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट करने लग जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में एक तरीके से अमीबा की जो मूवमेंट है वो क्या होगी, प्रभावित होगी। तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में मूवमेंट करना, ये सारे कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूवमेंट करते हैं, है ना। यानी ये नहीं है कि अपनी मर्जी से ही कोई सीलिया किस तरफ मूवमेंट कर रहा है, कोई किसी तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो ऐसे नहीं होता। कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक फिक्स पैटर्न में एक तरीके से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से पैरामीशियम एक तरीके से आपका क्या करता है, लोकेशन अपनी चेंज करता है, उसमें मूवमेंट हमको देखने को मिलती है। यहाँ पे पैरामीशियम की या मोमेंट को जब हम एक्सपेंड करते हैं, तो इसके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, मूव इन एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल पाथ। यानी यहाँ पे जब आपका सीलिया की हेल्प से पैरामीशियम मूवमेंट करेगा, तो वहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक फिक्स पैटर्न हमको ऑब्जर्व होगा इसकी मूवमेंट का, है ना। कैसे इसका मूवमेंट का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जैसे इसके हम पाथ को डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी पाथ किस प्रकार से हम जनरेट करेंगे। जैसे देखो ये एक तरीके से डायरेक्शन है, आपका जो पैरामीशियम है इस दिशा में एक तरीके से मूवमेंट कर रहा है। एक तो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर पैरामीशियम आपकी जैसे क्लॉक यानी घड़ी घूमती है, अगर उस दिशा में घूम रहा है, जैसे ये घड़ी की दिशा हो गई, तो उसे हम बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज यानी एक तरीके से घड़ी की दिशा के विपरीत, है ना। ये तो घड़ी की दिशा हो गई, और ये कैसे करता है, ऐसे मूवमेंट करता है आगे। तो जैसे देखो यहाँ पे इनिशियली एक तरीके से यहाँ से ही एक तरीके से अपनी मूवमेंट शुरू कर रहा है, तो इस प्रकार से ये स्पाइरल फॉर्म में ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, स्पाइरल पाथ को फॉलो करता है। उस स्पाइरल पाथ के अंदर जो इसकी डायरेक्शन होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एक तरीके से मूवमेंट करता है घूमता हुआ, है ना। तो यहाँ पे हमको इसकी एक पाथ की हमको डायरेक्शन देखने को मिल रही है, और उसकी जो मोमेंट है वो हमको एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमको दे रही है, एक पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है, जिसे बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल पाथ, है ना। तो इस प्रकार से पैरामीशियम आपका मूवमेंट करता है। तो अब हम इसी प्रकार के कुछ और पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, जैसे इसमें हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करते हैं, है ना। तो इसमें एक तरीके से पोषण किस प्रकार से होता है ना। तो ये पॉइंट आप एक नोट करें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं बेटा। अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार की मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलती हैं। जैसे हमने अमीबा को डिस्कस किया था, हमने कहा कि अमीबा एक तरीके से अपने सराउंडिंग में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, उन फूड पार्टिकल्स को साइटोफेग के थ्रू क्या करता है, इनगल्फ करता है ना। मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज करेगा, वेसिकल बनाएगा, और वो वेसिकल उसके साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, है ना। और फिर उसको वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, और अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको वो क्या करेगा, उससे पूरी करेगा, है ना। लेकिन वहीं हमने जब यूग्लिना की न्यूट्रिशन मोड को हमने डिस्कस किया, तो हमने कहा कि यूग्लिना को हम मिक्सोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म हम बोल रहे हैं। इसमें आपको
मिक्स टाइप की फूड हैबिट देखने को मिल रही है। मिक्स टाइप की फूड हैबिट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी भी आपको देखने को मिल रही थी, और इसी के साथ साथ जब सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं थी तो उस समय ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर रहा था। वही पॉइंट हम यहाँ पे पैरामीशियम के लिए डिस्कस कर रहे हैं, है ना। यानी हम डिस्कस कर रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। तो यहाँ पे आपको हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिल रहा है, यानी ये हेटरोट्रॉपिक नेचर शो कर रहा है। और यहाँ पे जो सीलियाँ हैं जनरेट वाटर करंट with the help of cilia, with the help of cilia। इस पॉइंट से आप क्या समझ रहे हो, जैसे देखो हम डायग्राम बना के समझते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट का मीनिंग क्या है। हमने पैरामीशियम के जो स्ट्रक्चर बनाई थी, आपको कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही थी। स्लीपर शेप एक तरीके से ये ऑर्गेनिज्म है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार से बहुत सारे सीलिया हमको देखने को मिल रहे हैं। हमने कहा कि ये जो सीलिया हैं सिर्फ लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प ही नहीं करते हैं, ये इस ऑर्गेनिज्म को फूड को कैप्चर करने में भी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो यहाँ पे इस वेस्टिब्यूल के अंदर, इस वेस्टिब्यूल के अंदर यानी एक गहरी खांचनुमा संरचना है जिससे हम वो हम बोल रहे हैं। इसके अंदर जो सीलियाँ हैं वो सीलिया एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इस प्रकार से मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से एक वाटर करंट जनरेट होती है इस ग्रुप की ओर, है ना। यानी जैसे हमारे पास क्या एक पानी की बाल्टी है ना। उस बाल्टी में हम अपने हाथ को अंदर एक तरीके से डिप करके इस प्रकार से अगर रोटेशन करेंगे तो वो क्या होगा, पानी एक तरीके से स्पाइरल फॉर्म में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। और हो सकता है अगर वो बाल्टी आपकी छोटी है तो उसका आपका पिंदा भी एक तरीके से उसका दिखने लग जाए, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, इस छोटी सी स्ट्रक्चर के अंदर इस प्रकार से स्पाइरल मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से बाहर से अंदर नया वाटर एक तरीके से एंटर करता रहता है। और उस वाटर के साथ में जाहिर सी बात है उसके सराउंडिंग में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं वो भी क्या होंगे, अंदर एंटर करेंगे। तो उन सारे पार्टिकल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये यहाँ पे क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा, है ना। और फिर यहाँ पे हमने आपके सामने एक स्ट्रक्चर डिस्कस की। यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा पोल लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे साइटोफेग है। साइटोफेग से इन सारे पार्टिकल्स को यहाँ पे कलेक्ट करके और ये वेसिकल आपकी क्या हो जाएगी, साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये क्या बन जाएगी, फिर फूड वैक्यूल बन जाएगी, है ना। और इसी के अंदर जो फूड है इसी को ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा और अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए इस फूड को ये क्या करेगा, फिर फर्दर यूज करेगा एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पे इस पैटर्न से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है जिससे हम बोलते हैं साइक्लोसिस, यानी ट्रैप फूड पार्टिकल इन साइटोस्टोम। और फूड पार्टिकल को ट्रैप करने के बाद फॉर्म फूड वैक्यूल। तो ये हमने एक तरीके से यहाँ पे न्यूट्रिशन, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे आपको एक स्पेशल पैटर्न देखने को मिलता है, साइक्लोसिस। अगर आपसे पूछा जाए कि साइक्लोसिस क्या है, और साइक्लोसिस एक स्पेसिफिक टर्म है और ये टर्म हम सिर्फ पैरामीशियम के केस में ही यूज़ करते हैं, है ना। तो इस टर्म का मीनिंग क्या है, या ये
टर्म एक तरीके से यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रही हैं, तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इनिशियली क्या है, ये आपके फूड वैक्यूल बन गई है। अब ये फूड वैक्यूल क्या करेगी, इस पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में सर्कुलर एक तरीके से क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, है ना। यानी इनिशियली ये जो फूड वैक्यूल बनी है एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर है ना। इसके बाद ये फूड वैक्यूल यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पहुँचेगी, फिर आगे यहाँ पहुँचेगी, फिर आगे यहाँ पहुँचेगी। तो इस प्रकार से ये पूरे पैरामीशियम के अंदर इस प्रकार से सर्कुलर फॉर्म में क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। और फाइनली ये यहाँ पहुँचेगी और उसमें जो वेस्ट रहेगा वो हम इस साइटोफेग के थ्रू क्या करते हैं, बाहर रिलीज हम कर देते हैं। यानी ये जो साइटोफेग हैं इसके साथ में फ्यूज होगी और इसमें जो एक्सक्रीटिव वेस्ट जो बचा है, जो इस पैरामीशियम के लिए यूजफुल नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, इस साइटोफेग के थ्रू हम क्या कर देंगे, बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हम करवा देंगे। तो साइक्लोसिस क्या है, साइक्लोसिस एक तरीके से पैरामीशियम का जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें आपको एक तरीके से सर्कुलर फॉर्म में एक तरीके से आपको क्या देखने को मिल रही है, मोमेंट देखने को मिल रही है। इस मोमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है ना, क्यों हो रही है। तो यहाँ पे इस मोमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, फूड वैक्यूल में जो फूड स्टोर्ड है उसको हम डाइजेस्ट भी करते जाते हैं और इसी के साथ साथ हम पैरामीशियम के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी हम कर रहे हैं, है ना। एक तरीके से उसको हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सेल्स के कंपोनेंट के रिगार्डिंग हम उसको रिलीज भी करते जा रहे हैं सभी पार्ट्स के अंदर इस प्रकार से। यानी सर्कुलर मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लास्ट along with फूड वैक्यूल। यानी फूड वैक्यूल के साथ में जो प्रोटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके हमको क्या देखने को मिल रही है, सर्कुलर फॉर्म में इस प्रकार से मूवमेंट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे फूड का आपको क्या देखने को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। तो साइक्लोसिस क्या है, साइक्लोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है, ये एक हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से डिस्कस किया है। अब देखो जैसे कुछ जनरल पॉइंट होते हैं आपके, जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस की थी तो हमने कहा कि इसकी आउटर जो कवरिंग है उसमें उसका फॉर्मेशन पेलिकल से हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपको देखने को मिल रही थी, यहाँ पे फूड वैक्यूल आपको देखने को मिल रही थी, यहाँ पे साइटोस्टोम था, साइटोफेग था, है ना। तो ये सभी पॉइंट्स एक तरीके से आपके समझ में आ चुके हैं, है ना। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म के ऊपर, है ना, कि न्यूक्लियस के अंदर जो आपको डाइमॉर्फिज्म देखने को मिल रही है, यानी यहाँ पे आपको दो प्रकार के न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों प्रकार के न्यूक्लियस की क्या सिग्निफिकेंस है पैरामीशियम के अंदर, है ना, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले ये पॉइंट आप नोट करो, उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। यानी ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे डाइमॉर्फिज्म शो कर रहा है, न्यूक्लियस शो डाइमॉर्फिज्म। और डाइमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक आपका माइक्रो न्यूक्लियस है, एक आपका मैक्रो न्यूक्लियस है। यानी यहाँ पे दो न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहे हैं, एक न्यूक्लियस का साइज बड़ा है और एक न्यूक्लियस का साइज आपका छोटा है। टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस
और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं आपके सामने माइक्रो न्यूक्लियस की और मैक्रो न्यूक्लियस की। तो यहाँ पे आपका जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये यहाँ पे अलग फंक्शन को परफॉर्म करेगा, इसकी इंपॉर्टेंस अलग है। और मैक्रो न्यूक्लियस की जो इंपॉर्टेंस है वो आपके यहाँ पे अलग है, डिफरेंट है ना। देखो, जैसे जब हम बात करते हैं आपके सामने माइक्रो न्यूक्लियस की, यानी पैरामीशियम में जो छोटा न्यूक्लियस है उसकी क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, तो ये एक तरीके से इस पैरामीशियम की जो डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक तरीके से जो जीन होते हैं या एक तरीके से जो एक्सचेंज वाले जो जीन होते हैं वो आपको इस पार्ट में, इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। यानी एक तरीके से जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं वो एक तरीके से ये आपका न्यूक्लियस फुलफिल कर रहा है। हेल्प इन रिप्रोडक्शन। और माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो ये है कंट्रोल साइटोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ पैरामीशियम। हमने कहा कि इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है और सेल के जितने ही फंक्शन हैं, यानी सेल में नंबर ऑफ एक्टिविटी चल रही हैं और ये जो नंबर ऑफ एक्टिविटी चल रही हैं ये सारी एक रेगुलेटेड मैनर में चल रही हैं, है ना। तो इनको रेगुलेट करने का काम, इनको कंट्रोल या नियंत्रित करने का काम कौन करता है? मैक्रो न्यूक्लियस करता है। अगर आपको पैरामीशियम के अंदर एक तरीके से आपको पैरामीशियम का नंबर बढ़ाना है या एक तरीके से पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन की एक्टिविटी करवानी है, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में जो न्यूक्लियस आपका इन्वॉल्व होगा वो होता है आपका माइक्रो न्यूक्लियस, है ना। आगे हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे पैरामीशियम में। तो पैरामीशियम में आपको रिप्रोडक्शन बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे एक टर्म हम यूज़ करते हैं कॉन्जुगेशन की, हम बात करते हैं। यहाँ पे हम ऑटोगेमी की हम बात करते हैं, साइटोगेमी की हम बात करते हैं, एंडोमिक्सिस की हम बात करते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी जिसके थ्रू पैरामीशियम में डाइवर्सिफिकेशन होता है, पैरामीशियम अपना नंबर इंक्रीज करता है ना। तो उन सारी एक्टिविटीज़ में आपका ये माइक्रो न्यूक्लियस एक तरीके से इन्वॉल्व होगा। कुछ बेसिक फंक्शन है, जैसे यहाँ पे हम बात कर सकते हैं आपके सामने रेस्पिरेशन की, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं ओस्मो रेगुलेशन की, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं आपके सामने एक्सक्रीशन की। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी आपकी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू उसी प्रकार से कंप्लीट होती है जिस प्रकार से अमीबा में और यूग्लिना में आपको देखने को मिल रही थी। जाहिर सी बात है ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और अमीबा, पैरामीशियम, वो भी आपके यूग्लिना, ये सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इनमें आपको एक ही सेल आपको देखने को मिल रही है और वो जो सेल हैं वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो आपकी गैसेज वगैरह हैं या जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं या एक तरीके से यहाँ पे एक्स्ट्रा जो वाटर हैं, तो ये सारे एक तरीके से एक्सचेंज आपके यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो सकते हैं। यानी विद दी जनरल बॉडी सरफेस
विद द हेल्प ऑफ जनरल बॉडी सरफेस। और प्रोसेस की अगर हम बात करें, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू एक तरीके से आपको ये सारी एक्टिविटीज कंप्लीट होती हुई देखने को मिलेगी। और डिफ्यूजन आप सभी को पता है, मॉलिक्यूल अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, मोमेंट करते हैं। जैसे एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो एनवायरमेंट से ऑक्सीजन इस ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करेगी और नाइट्रोजनस वेस्ट इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बन रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ये जो यूनिसेलुलर आपके ऑर्गेनिज्म है, चाहे पैरामीशियम की हम बात करें, चाहे यूग्लिना की हम बात करें, या अमीबा की हम बात करें, तो इन सभी ऑर्गेनिज्म में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है वो बनती है अमोनिया, है ना। अमोनिया आपका प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट है। और जाहिर सी बात ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में वाटर की कोई कमी नहीं, क्योंकि वाटर में ही ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये अमोनिया के फॉर्म में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज करवाते हैं। और यहाँ पे आपको सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इसकी एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, यानी ये बॉडी से एक तरीके से अपने आप एक तरीके से एलिमिनेट हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम एक पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। पैरामीशियम अपना नंबर कैसे इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं आपके सामने बाइनरी फिजन की। तो ये बाइनरी फिजन आपको सब में कॉमन देखने को मिल रहा है। बाइनरी फिजन हमने इससे पहले यूग्लिना में भी डिस्कस किया, बाइनरी फिजन हमने अमीबा में भी डिस्कस किया, और यही बाइनरी फिजन आपको आज पैरामीशियम में भी देखने को मिल रहा है ना। लेकिन बाइनरी फिजन में भी थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। यूग्लिना में जो बाइनरी फिजन होता है वो बाइनरी फिजन होता है लॉन्गिट्यूडिनल। हमारी अगर बॉडी को हम ऑब्जर्व करें तो इस बॉडी में आपको दो एक्सिस देखने को मिल रही हैं। एक तो ये टॉप टू बॉटम एक्सिस, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक तरीके से एक्सिस। एक ये जो एक्सिस है इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक तरीके से एक्सिस। तो यहाँ पे वर्टिकल या ट्रांसवर्स जो एक्सिस है, अगर इसके थ्रू एक तरीके से उसका नंबर डबल हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक तरीके से बाइनरी फिजन। अगर इस प्रकार से बीच में से एक तरीके से वो डबल पार्ट में एक तरीके से डिवाइड होता है, उससे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। कैसे समझोगे, देखो शायद यूग्लिना में हमने ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया है ना, तो इस पर थोड़ा आप फोकस करें। जैसे ये आपका क्या है, एक यूग्लिना है, और यहाँ पे आपको एक लॉन्ग फ्लैजेला देखने को मिल रहा है इस प्रकार से। तो यूग्लिना के अंदर बाइनरी फिजन यानी एक यूग्लिना से दो यूग्लिना बनेंगे, और ये यूग्लिना लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में क्या होगा, स्प्लिट होगा, यानी इस डायरेक्शन में ये स्प्लिट होगा इस एक्सिस के थ्रू। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो बाइनरी फिजन की शुरुआत हुई आपकी वो यहाँ से हुई है, और फाइनली अब ये एक तरीके से आपकी वो आगे एक तरीके से ग्रो करेगी खांच, और ये एक यूग्लिना से अब ये फाइनली इस प्रकार से दो यूग्लिना बन जाएंगी। तो इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन।
यानी एक बाइनरी फिजन का टाइप है जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के थ्रू आपका यूग्लिना दो यूग्लिना में एक तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे आपके सामने पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम में जो आपको देखने को मिलेगा ट्रांसवर्स ट्रांसवर्सल एक तरीके से यहाँ पे आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? जैसे ये एक यूग्लिना है, तो ये बीच में से एक तरीके से जो ट्रांसफर एक्सिस से यहाँ से एक तरीके से अंदर इनफोल्ड होना एक तरीके से शुरू होता है। तो यहाँ पे जो सेकंड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी वो आपको कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी। और फाइनली यहाँ पे एक नया पैरामीशियम बन चुका है और ये एक दूसरा पैरामीशियम है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो आपके वर्टिकल एक्सिस से या जो ट्रांसफर एक्सपीरियंस सेक्शन हम करते हैं टीएस, उसके थ्रू एक तरीके से क्या हो रहा है, दो इक्वल पार्ट में एक तरीके से बढ़ रहा है ना। तो इसके लिए जो हम स्पेशल टर्म हम यूज़ कर रहे हैं वो हम बोल रहे हैं कि इसमें ट्रांसवर्सल एक तरीके से बाइनरी फिजन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बेटा जी, है ना? बहुत सारे सिंपल पॉइंट हैं यहाँ पे। देखो, इनिशियली बायोलॉजी में ये हम क्लासिकल बायोलॉजी का पार्ट इसे हम मानते हैं, है ना, जिसमें हम एनिमल के क्लासिफिकेशन के ऊपर या बायनोमियल नोमेनक्लेचर वगैरह, है ना, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ के ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ये इनिशियल बायोलॉजी का जो पोर्शन है जिसमें हम कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट की स्ट्रक्चर, उनकी फिजियोलॉजी, इस प्रकार के पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो टर्म्स वगैरह होती हैं, ये जो नाम वगैरह होते हैं, थोड़े से हमारे फेमिलियर नहीं होते हैं, है ना, थोड़ा सा इस वजह से ये टॉपिक हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना। लेकिन अब हमने ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इन तीनों ऑर्गेनिज्म को आप एक साथ समराइज आप कर सकते हो, क्योंकि हमने एक ही सीक्वेंस हमने फॉलो किया है। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन के ऊपर बात की, क्लासिफिकेशन के बाद हमने उस ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बनाई, हैबिटेट और हैबिट को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस किए। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ओस्मो रेगुलेशन सभी में आपको सेम ही टाइप से देखने को मिल रहा है। हैबिटेट और हैबिट भी आपको लगभग सेम ही देखने को मिल रही है। मोड ऑफ लोकोमोशन के ऊपर हमने बात की, तो तीनों के अंदर अलग अलग प्रकार की लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है और अलग अलग प्रकार से यहाँ पे आपको लोकोमोशन या मूवमेंट देखने को मिल रही है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी थोड़ा थोड़ा सा आपको डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, अंतर आपको देखने को मिल रहा है ना? इसी प्रकार से यहाँ पे हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की एक तरीके से बात करते हैं, जिसके थ्रू ये ऑर्गेनिज्म अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। तो उसमें भी आपको कुछ प्रोसेस, जैसे बाइनरी फिजन है, तो ये आपको सभी में कॉमन ही देखने को मिल रहा है। और उसमें भी जैसे ये लॉन्गिट्यूडिनल है या ट्रांसवर्सल है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है पैटर्न में, है ना। तो हम इसी प्रकार से कुछ और प्रोसेस के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक प्रोसेस देखने को मिलेगी, कॉन्जुगेशन। इसी प्रकार से यहाँ पे एक प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी,
ऑटोगेमी, एक प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी साइटोगेमी, एंडोमिक्सिस। तो ये कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लो, और ये अदर मेथड्स है जो पैरामीशियम में आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की देखने को मिल रही है। अब ये आपका होमवर्क भी है ना, कि कॉन्जुगेशन क्या है और ये कैसे होता है, ऑटोगेमी में क्या होता है, साइटोगेमी में क्या होता है, एंडोमिक्सिस में क्या होता है ना। तो इसके ऊपर आप अपना एक तरीके से थोड़ा सा टाइम इनको आप दें, और इन प्रोसेस में डिफरेंस एक तरीके से खोजने की आप कोशिश करिए कि एक्चुअल में ये प्रोसेस क्या है और कैसे होती है ना। ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, है ना। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम इनको एक्सप्लेन हम करेंगे। तो अपने आप पहले आप अपने स्तर पे एक तरीके से इनके बारे में अपनी खुद के स्तर पे एक तरीके से जानकारी आप कलेक्ट करें, है ना। आपके पास सभी के पास मोबाइल होगा, है ना। आपके पास नहीं तो आपके परिवार में किसी के पास होगा, तो उसकी हेल्प से आप इस पर थोड़ी सी रिसर्च करें, है ना। अब इसको एक तरीके से हम बाद में डिस्कस हम कर लेंगे, हर एक प्रोसेस के ऊपर हम बात कर लेंगे कि एक्चुअल में ये कॉन्जुगेशन कैसे होता है, और कॉन्जुगेशन में कौन कौन से स्टेप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, या ऑटोगेमी क्या है, ऑटोगेमी की प्रोसेस क्या है, या एक तरीके से साइटोगेमी क्या है ना। इसी प्रकार से एंडोमिक्सिस क्या है, तो इन सभी के ऊपर हम बात कर लेंगे डिटेल में। अब हम आज एक नया टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी। यानी हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म थे उनका हम इंडिविजुअल एक तरीके से क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे थे, है ना, कि पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन में क्या पोजीशन है, अमीबा की क्या है, यूग्लिना की क्या है। तो ये हमने सबके सेपरेट हमने डिस्कस की है। अब हम एक कॉमन क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, और उसके थ्रू एक तरीके से सभी प्रकार की जो प्रोटोजोन्स हैं उनको हम कितने किस फाइलम में रखते हैं, कितने सब फाइलम्स हैं, कितनी क्लासेज हैं, क्लासेज लेवल तक हम बात करेंगे, क्योंकि क्लासेस तक ही एक तरीके से आपके सिलेबस में इंक्लूड है। क्लासिफिकेशन आपका ऑर्डर लेवल, फिर जीनस, तो मतलब एक सेपरेट अलग अलग लेवल तक चलता है। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम क्लासेस लेवल तक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फाइलम है वो फाइलम क्या है बेटा जी, प्रोटोजोआ है। इस प्रोटोजोआ फाइलम को हम कुछ सब फाइलम्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। और ये सब फाइलम्स क्या है, पहला सब फाइलम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सार्को मेस्टिगोफोरा। दूसरा फाइलम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्पोरोजोआ। तीसरा फाइलम हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नीडोस्पोरा। और चौथा फाइलम हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सीलियोफोरा। और ये जो हमने चार सब फाइलम हमने जो बनाए हैं, ये किस आधार पे बनाए हैं, तो इनमें लोकोमोशन के लिए किस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के आधार पे हमने यहाँ पे चार फाइलम मतलब इस प्रोटोजोआ फाइलम को हमने चार सब फाइलम्स में हमने बांटा है ना। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आप समझ रहे हो,
यानी जिन स्ट्रक्चर की मदद से ये क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। जैसे अभी हमने आपके सामने अमीबा की हमने बात की, तो अमीबा शूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट कर रहा था। अभी हमने जस्ट पैरामीशियम को डिस्कस किया, तो उसमें आपको शीलिया लोकोमोटर स्ट्रक्चर देखने को मिल रही थी। अभी हमने आपके सामने एक तरीके से युग्लिना की बात की, तो उसमें आपको फ्लेजरा देखने को मिल रहा। तो इनमें लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए किस प्रकार की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस आधार पे हम 4 सब फाइलम हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम सार्को मेस्टिकोफोरा की हम बात करते तो यहाँ पे या तो शूडोपोडिया होगा इनमें, या फिर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फ्लेजिला। इस प्रकार की लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है सार्को मेस्टिकोफोरा के अंदर। जब हम बात करते हैं स्पोरजोआ की, तो यहाँ पे लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर होती है वो आपकी होती है एब्सेंट, और यहाँ पे स्पोर लाइक स्टेज इन लाइफ साइकिल। इनके लाइफ साइकिल के अंदर आपको स्पोर लाइक स्टेज देखने को मिलती है। इस वजह से इनको हम यहाँ पे स्पोरोजोआ फाइलम के अंदर हम इनको कंसिडर कर रहे हैं, है ना। और ये आपके जो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एंडो पैरासाइट होते हैं। एंडो पैरासाइट वर्ड का मीनिंग समझ रहे, यानी ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, है ना। एक इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम यूज करते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया डिजीज कोज करता है, और अगर इसको अपना नंबर बढ़ाना है या अपनी डाइवर्सिटी एक तरीके से इंक्रीज करनी है, तो ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है। अब हम बात करते हैं जैसे नीडोस्पोरा की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी एक तरीके से आपको लोकोमोटर स्ट्रक्चर एब्सेंट देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो स्पोर हैं, स्पोर विथ फिलामेंट प्रेजेंट, यानी जो स्पोरल जो स्टेज है उसमें फिलामेंट्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। इस वजह से हम इसे एक अलग सब फाइलम में हम कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पर आप सभी को पता है सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी आपको देखने को मिलती है, वो आपको देखने को मिलती है न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे प्रोटोजोआ में जो सीलियोफोरा आपका जो सब फाइलम है उसके जो मेंबर्स हैं उन्हीं में ही एक तरीके से आपको डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगी। डाइमॉर्फिज्म यानी दो फॉर्म, तो इसकी दो फॉर्म, न्यूक्लियस की दो फॉर्म आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ पे एक एक फाइलम को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सार्को मेस्टिकोफोरा की हम बात करेंगे, फिर हम स्पोरोजोआ की हम बात करेंगे, फिर नीडोस्पोरा की हम बात करेंगे, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे सीलियोफोरा को, है ना। तो इनमें इन सब फाइलम्स में आपको कौन कौन सी क्लासेस आपको देखने को मिल रही है, थोड़ी इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो, अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो अब हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले सार्कोमेस्टिकोफोरा जो आपका सब फाइलम है इसको डिस्कस कर लेते हैं। सार्कोमेस्टिकोफोरा फाइलम में आपको पहले 3 आपको सुपर क्लासेस देखने को मिलेगी, और इन सुपर क्लासेस में भी आपको और फिर फर्दर क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, जिससे हम यहाँ पे आउटलाइन की फॉर्म में कुछ इस प्रकार से बात हम कर सकते हैं। हमारे पास एक सब फाइलम है,
जिसे हम बोल रहे हैं सार्को मेस्टिकोफोरा। ठीक है, और इसमें आपको यहाँ पे 3 सुपर क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, और तीनों सुपर क्लासेस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पहले आपको क्लास देखने को मिल रही है वो आपको देखने को मिल रही है मेस्टिकोफोरा। यहाँ पे मेस्टिकोफोरा सुपर क्लास के जो मेंबर्स हैं उनमें लोकोमोशन या मोमेंट के लिए जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी उन्हें हम बोलते हैं फ्लेजिला, है ना। यहाँ पे लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए कौन से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है? फ्लेजिला। और यहाँ पे इस एक मेस्टिकोफोरा क्लास को हम आगे सुपर क्लास को हम 2 क्लासेस में हम बांट रहे हैं। एक आपकी है फाइटो मेस्टिकोफोरा और दूसरी है जू मेस्टिकोफोरा। तो यहाँ पे आपको क्लोरोफिल प्रेजेंट देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको क्लोरोफिल एब्सेंट देखने को मिलेगा। यानी फाइटोमेस्टिकोफोरा और जू मेस्टिकोफोरा दोनों मेंबर्स के अंदर आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा, लेकिन एक में क्लोरोफिल एग्जिस्ट करेगा, एक में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है ना। यानी हमने एक सब फाइलम हमने डिस्कस किया है जिसे हम बोल रहे हैं शार्कोमेस्टिकोफोरा, और शार्कोमेस्टिकोफोरा के अंदर हमें एक शार्कोमेस्टिकोफोरा में एक हमको सुपर क्लास देखने को मिल रही है मेस्टिकोफोरा। मेस्टिकोफोरा के अंदर आपको 2 क्लासेस देखने को मिलेगी, फाइटोमेस्टिकोफोरा और जू मेस्टिकोफोरा। तो फाइटो और जू से आप क्या मीनिंग लगा रहे हो? फाइटो टर्म हम यूज करते हैं प्लांट के लिए। तो ये ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जिनमें आपको क्लोरोफिल की आपको प्रेजेंस देखने को मिलेगी, क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। तो इनमें फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे अभी हमने आपके सामने एक क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, कल ही हमने डिस्कस किया था यूग्लिना का। तो यूग्लिना की जो हमने क्लास डिस्कस की वो थी फाइटोमेस्टिकोफोरा, यानी फाइटोमेस्टिकोफोरा आपके यहाँ इस क्लास से बिलोंग कर रहा है ना। और इसमें आपको क्या देखने को मिल रही है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से ओप्लेनिडा एक आपकी क्लास है, सुपर क्लास है। इसी प्रकार से एक और सुपर क्लास आपको देखने को मिल रही है सार्कोडीना। तो यहाँ पे आपको लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी सीलिया लाइक फ्लैजिला। और यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी सूडोपोडिया। अब ये सूडोपोडिया में बेटा जो सिंपल नहीं है, सूडोपोडिया में भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। ओ प्लेनिडा जो आपका है ये एक सुपर क्लास है और इससे बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म का नंबर कम है, इसमें कोई आपकी और क्लासेस नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं सार्कोडीना की तो इसमें आपको और 3 क्लासेस आपको देखने को मिल रही है। जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे राइजो पोडिया की हम बात करते हैं बेटा जी, है ना। राइजोपोडिया एक आपका होता है एक्टिनोपोडिया, एक होता है एक्टिनोपोडिया, और यहाँ पे लास्ट वन हम डिस्कस करते हैं पिलो प्लाज्मिया।
तो यहाँ पे 3 क्लासेस आपको देखने को मिल रही है सार्कोडिना सब क्लास की, सुपर क्लास के अंदर। और यहाँ पे तीनों के अंदर आपको सूडोपोडिया देखने को मिलेंगी, लेकिन सूडोपोडिया भी आपको अलग अलग टाइप की देखने को मिलेंगी। राइजोपोडा के अंदर, राइजोपोडिया के अंदर जो आपके सूडोपोडिया होते हैं उनको हम बोलते हैं रेटिकुलोपोडिया। और यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं एक्सोपोडिया, और यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं फिलोपोडिया। तो ये आपका और एक होमवर्क आ गया है ना, कि सूडोपोडिया के कितने टाइप होते हैं, है ना, सूडो टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया। तो इसे भी आप सर्च करोगे और कौन से एक एक एग्जाम्पल भी उसका याद करोगे कि किस ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार का सूडोपोडिया आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ये हमने आपके सामने एक सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा को डिस्कस किया है। और सार्कोमेस्टिगोफोरा में 3 आपको सुपर क्लासेस देखने को मिल रही है, और इन सुपर क्लासेस में आपको कुछ क्लासेस देखने को मिल रही है। देखो, ये आप नोट कर लो। इसके बाद हम आगे के तीनों फाइलम्स को हम सुपर सब फाइलम्स को हम डिस्कस करते हैं। उनमें आपको इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं देखने को मिलेगी, है ना, वो थोड़े सिंपल है। इतना ही डाटा एक तरीके से आपका और आएगा, तीनों सब फाइलम्स उसमें आपकी कवर हो जाएंगे। यानी जिस प्रकार से जो पैरामीशियम है उसमें नंबर ऑफ सीलिया आपके एक साथ प्रेजेंट थे, है ना, इसी प्रकार से ये ओपेल जो ये आपकी जो बीच वाली क्लास है जिसे हम ओप्लेनिडा हम बोल रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे सीलिया एक साथ एक तरीके से एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। फ्लेजिला है, लेकिन सीलिया के तरीके से नंबर ऑफ फ्लेजिला एक साथ प्रेजेंट है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंट अपीयरेंस दे रहा है। तो एक लास्ट पॉइंट हम आज और कवर कर लेते हैं, उसके बाद ये आपका कंसेप्ट यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद हम नए फाइलम को डिस्कस करेंगे जिसमें हम पोरीफेरा फाइलम की बात करेंगे बेटा। ये जो अभी हमने सब फाइलम डिस्कस किया ये सार्कोमेस्टिगोफोरा था। अब हम एक सब फाइलम की बात कर रहे हैं, सब फाइलम स्पोरोजोआ। और स्पोरोजोआ के अंदर आपको क्लासेस देखने को मिलेगी। जो पहली क्लास है उसे हम बोलते हैं टीलोस्पोरी। और जो सेकंड क्लास है उसे हम बोलते हैं टोक्सोप्लाज्मी। और जो थर्ड क्लास है इसे हम बोलते हैं हेप्लोस्पोरी। यानी यहाँ पे जो आपका सब फाइलम स्पोरोजोआ है उसमें ये 3 क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं। और स्पोरोजोआ के अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म हम इंक्लूड हम करते हैं, वो सारे प्रोटोजोन्स जिनमें आपको कोई स्पेशल टाइप की लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आपको नहीं देखने को मिल रही हैं। ये सारे एंडो पैरासाइट होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं और डिजीज कोज करते हैं, है ना। और इनके लाइफ स्पेन के अंदर आपको स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स की एग्जिस्टेंस प्रेजेंस देखने को मिलती हैं, इसलिए इन सभी को हम यहाँ पे स्पोरोजोआ के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके सामने सब फाइलम निडोस्पोरा की। और निडोस्पोरा सब फाइलम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 क्लासेस देखने को मिलेगी। मिक्सोस्पोरिडी और माइक्रोस्पोरिडी। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे लार्ज साइज के स्पोर होंगे इस फैमिली इस क्लास के मेंबर्स के अंदर, और यहाँ पे स्मॉल साइज के क्या होंगे, स्पोर होंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे निडोफोरा की हम बात कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं
सीलियोफोरा को, सब फाइलम सीलियोफोरा। और ये जो सब फाइलम सीलियोफोरा है, इसमें आपको एक ही क्लास देखने को मिल रही है, सीलिएटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि पैरामीशियम कौन से सब फाइलम से बिलोंग कर रहा है, तो वो आपका बिलोंग कर रहा है सीलियोफोरा सब फाइलम से। और उसकी क्लास क्या है, तो उसकी क्लास है सीलिएटा, है ना। तो जो पैरामीशियम है आपकी प्रोटोजोन क्लासिफिकेशन में यहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है ना, इस क्लास का मेंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो अमीबा है वो किस क्लास से या किस एक तरीके से किस सब फाइलम से बिलोंग कर रहा है, तो वो सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा। और सार्कोमेस्टिकोफोरा में एक आपको सुपर क्लास आपको देखने को मिल रही थी सार्कोडीना, और सार्कोडीना में एक आपको क्लास देखने को मिल रही थी राइजोपोडिया। तो उस क्लास से वो क्या करता है, बिलोंग करता है आपका अमीबा। और जब हम बात करते हैं यूग्लिना की, तो यूग्लिना हमने डिस्कस किया था, या फाइटोमेस्टिकोफोरा जो आपकी क्लास है उससे बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आपको दो काम आपको करने हैं। एक तो आप पैरामीशियम में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें ऑटोगेमी की हम बात करते हैं, साइटोगेमी की हम बात करते हैं, कॉन्जुगेशन की हम बात करते हैं, और एंडोमिक्सिस, ये 4 स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं। तो इनके बारे में आपको नोट्स एक तरीके से अपने ऐड करने इसके अंदर, है ना, अपने स्तर पे। और एक आपको यहाँ पे जो हमने डिफरेंट टाइप के सूडोपोडिया डिस्कस किए हैं, है ना, तो सूडोपोडिया एक आउटग्रोथ आपको देखने को मिल रही थी अमीबा के अंदर, है ना। तो ये जो सूडोपोडिया है, इनकी बेसिक स्ट्रक्चर में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलते हैं। यानी जो सूडोपोडिया हैं वो भी आपके विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो उनके प्रकार आपको यहाँ पे क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं, उनके बारे में आपको जानना है कि सूडोपोडिया कितने टाइप के हैं। रेटिकुलोपोडिया, ये भी सूडोपोडिया का टाइप है। एक्सोपोडिया, ये भी सूडोपोडिया का ही टाइप है ना। इसी प्रकार से फिलोपोडिया, ये भी एक तरीके से आपकी सूडोपोडिया का टाइप है ना। इसी प्रकार से एक टाइप और आपको देखने को मिल सकता है। तो ये 2 होमवर्क हैं, तो आप घर पे जाओगे तो आपके पास टाइम है, तो उसको आप एक बार इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आप अपनी रिसर्च करें, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम अभी हमने ये जो डिस्कस किया है, ये हमने प्रोटोजोआ फाइलम हमने डिस्कस किया है। और अब आगे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे पोरीफेरा फाइलम के ऊपर, यानी उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे हैं वो किस प्रकार से अपनी सारी एसेंशियल एक्टिविटीज कर रहे हैं। और उसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा केनाल सिस्टम। यानी इनिशियली यहाँ पे एक तरीके से आपको मल्टी सेलुलरिटी आपको देखने को मिल रही है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है, लिमिटेड डिवीजन ऑफ लेबर आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी सेल्स एक समूह में रह रही हैं, तो उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ पे आपको एक स्पेशल टाइप का सिस्टम देखने को मिलता है, और उस सिस्टम को हम बोलते हैं कैनाल सिस्टम। और कैनाल सिस्टम में भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम पोरीफेरेंस के ऊपर हम बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।